इंडिया की ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स है वो $760 बिलियन को टच करने वाली है। 750 बिलियन जो है वहां तक पहुंच गई है। ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं ना हुआ कि आप गधे और कुत्तों की वजह से अपनी माशत को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसके बरक्स सब जब इंडिया को देखते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चरल जितनी भी चीज़ें हैं, गंदम वगैरह, वो चीज़ें, इन चीज़ों प्याज वगैरह, वो ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास गधों के अलावा कोई और चीज़ है एक्सपोर्ट करने के लिए? आपने बोला कि हमें मेड इन पाकिस्तान पर ध्यान देना चाहिए, तो इस वक्त मुझे बता दें कि मेड इन पाकिस्तान में क्या क्या बन रहा है जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं गधों के अलावा। चाइना की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। वो जो गधे हैं उनको उसकी जो खाल है और उसका जो दूसरी दीगर अशिया हैं वो अपनी कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ करते हैं, वो उसको फर्नीचर में भी यूज़ करते हैं। तो पाकिस्तान में अगर गधों की वैल्यू कोई नहीं है, तो अगर चाइना में जाके गधों की वैल्यू बढ़ जाए तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। इवन इंडिया ने अपने आप को इतना ज़्यादा उन्होंने बोल्ड किया अपने आप को टेक्नोलॉजी में, हर लिहाज से आप देख सकते हैं आज उनकी आईटी, कंप्यूटर, सब कुछ पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में आगे जा चुका है। कॉटन में 100 फैक्ट्रीज बंद हुई, बताए 100 फैक्ट्रीज बंद हुई, उनके वर्कर्स क्या हुए, बेरोजगार हुए। तो कहाँ है इकोनॉमी, कहाँ है हमारे वर्कर्स की जॉब? एप्टमा ने अनाउंस किया कि जो 16,000 फैक्ट्रीज हैं उनको हम शट डाउन कर रहे हैं, जिससे क्या है कि 5 लाख जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज जो है वो गधे प्रोवाइड करती है, मतलब गधों को एक, मैं खुद यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, बट हमारे वो सिलेबस जो है वो रट्टा सिस्टम है, हमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं सिखाया जाता। बिल्कुल। अगर हम इंडिया की बात करें तो प्रैक्टिकल इतना ज़्यादा है कि लोग उनको अप्रोच करते हैं, उनके बड़े बड़े जो लेवल हैं वहाँ पे उनके सीईओ जो हैं वो इंडियंस हैं। इंडिया से हमारा कंपैरिजन नहीं है। इंडिया के रिजर्व हैं $545 बिलियन और हमारे रिजर्व के हैं लेस देन $8 बिलियन। हमारा तो कंपैरिजन बांग्लादेश के साथ नहीं है। कर रहे हैं $1 बिलियन कहाँ पे और 750 बिलियन की एक्सपोर्ट कहाँ पे? क्या कहना चाहेंगे कि नेबर कंट्री क्या कर रहा है और हमारी कंट्री क्या कर रही है? हाँ बिल्कुल, देखें वो आईटी से वो उनका तो बहुत ज्यादा, उनसे तो हमारा मुकाबला हो ही नहीं सकता। बनता है या नहीं बनता? अभी तो नहीं बनता हमारा मुकाबला। 750 बिलियन कहाँ पे और 1 बिलियन आईएमएफ से कहाँ? हमें यूं समझे हमसे वो 10 साल आगे चल रहे हैं आईटी में। 10 साल हमें हमसे आंखों पे पट्टी क्यों बांध ली? देखिए वहाँ पे रूल है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर है, वहाँ पे स्मूथली मुल्क चल रहा है, हमारा भी मुल्क चल रहा है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं। हाँ वहाँ पे बिजनेस तो जारी बात है, अगर मुल्क अपना स्मूथली चलेगा तो बिजनेस भी अभाव होगा, बिजनेस भी बढ़ेगा। $700 बिलियन, हम लोग $50 बिलियन, $750 बिलियन, मिलियंस में $बिलियन, ठीक होगा। ये एक्सपोर्ट जो है ना, ये उनकी एक्सपोर्ट्स है ही इसमें टेक्नोलॉजी में। हम लोग टेक्नोलॉजी में कहां पर बैठे हुए? आईटी डिपार्टमेंट, हमारा आईटी डिपार्टमेंट जीरो पे है सर। यकीन करें। $750 बिलियन कितनी बड़ी एक्सपोर्ट होती है जो इंडिया ने की है? बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। और $1 बिलियन कितना होता है जो हम आईएमएफ के तरले कर रहे हैं? 750 और 1 बिलियन यार, कहाँ और कहाँ आसमान और कहाँ ज़मीन। वेरी गुड इन इन्वेस्टिंग, और उनकी जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं लाइक एग्जिम पॉलिसी है जिसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी कहते हैं, तो वो उनकी जो है वो इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंगली है। एक्सपोर्ट्स यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। आपने सर किन फैक्टर्स पर काम किया है? हम देखते हैं कि आज आपकी हर चीज मेड इन इंडिया की, और ना सिर्फ मेड इन इंडिया में चल रहा है, बल्कि अगर हम बाहर के ममालिक की बात करें तो वहां पर भी चल रहा है। रिसेंटली आपके ऑटोमोबाइल के सेक्टर ने जापान को पीछे छोड़ दिया था। देखिए एक चीज और कि हम लोगों ने, इंडिया ने भी उसी ढर्रे पे चला था, इंडिया भी वैसे ही चला था जैसे पाकिस्तान चला स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे 1991 के बाद इंडिया प्योरली इकोनॉमी पे चला, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी की वही हालत हो गई थी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की हुई। इंडिया ने एक रास्ता बहुत अच्छा चुना कि इंडिया ने जो दिखा प्राइवेटाइज किया, प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ आ गया। पहले तो फोन, आप मानेंगे 1990 तक फोन लेने के लिए 10 साल की वेटिंग लिस्ट होती थी। आज आप ये हालत है, आप जाइए शॉप पर और इमीडिएटली कार्ड उठाइए, वो 1 घंटे बाद आपका फोन एक्टिव होता है। 1 घंटा भी नहीं लगता, वो 15 मिनट बाद एक्टिव हो जाता है। ये हालत होते हैं। चेंज
हमारे प्राइवेटाइजेशन जो रहा है बहुत अच्छा रहा है। जहां 1 यूनिट बिजली हमारी उस जमाने में 1990 में हम 5 रुपए दे रहे थे, आज करीब 30 साल बाद हम 8 रुपए यूनिट दे रहे हैं। बिजली बननी बहुत ज्यादा हुई। बिजली हमारे यहाँ पावर प्लांट्स लगे, चाहे सोलर हो या बिजली के हो या न्यूक्लियर प्लांट्स हो, हम लोग पावर प्लांट्स लगे। पहले जहां बिजली हमारे पास डेफिशिएंसी होती थी, इस बार पिछले साल हमने ज्यादा प्रोड्यूस की बिजली, मतलब जितनी कंज्यूम हम कर रहे थे सितंबर में अक्टूबर में ऐसा हुआ कि जितनी बिजली इंडिया कंज्यूम कर रहा था उससे ज्यादा हमने प्रोड्यूस की। ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स अनइवन फॉल ऊपर नीचे रहेगा, कभी कंजम्पशन ज्यादा होगा, कभी प्रोडक्शन ज्यादा होगा। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इंडिया अपने आप को, हमारे पास पावर कट्स 1990s में 5 घंटे 12 घंटे 18 घंटे के पावर कट्स थे कुछ एरियाज में, आज पावर कट्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं कई एरियाज में। यस, कुछ एरियाज में है, मैं ये नहीं बोलूंगा कुछ एरियाज में नहीं है, लेकिन उन एरियाज में है। अच्छा, एक हमारी जिस स्टेट में मैं बैठा हूं उत्तर प्रदेश, उस स्टेट में ये फॉर्मूला है कि जहां से ज्यादा वो आ रहा है, बिजली का रेवेन्यू आ रहा है, वहां पे हम फुल टाइम बिजली देंगे, क्योंकि उधर से रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है। जहां पे नहीं आ रहा वहां पे हम कम देंगे। सच बात यह है, और इसी पॉलिसी पे टोटल कॉमर्शियलाइज कर दिया गया है। जहां से पैसा आता है वहां हम करेंगे। ये हमारा प्राइवेटाइजेशन, एक इसरो हुआ करता था हमारे पास जो कि सैटेलाइट भेजता था, आज कम से कम 15 कंपनीज इंडिया की हैं जो कि प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स लग चुके हैं, प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर्स बनने वाले हैं, प्राइवेट सैटेलाइट कंपनीज काम कर रही हैं, कम से कम 15 कंपनीज लॉन्चिंग में काम कर रही हैं। वो जल्दी अपनी एक कर चुकी है, एक अपना लॉन्च कर चुकी है, जल्दी ही हम और कुछ लॉन्च कराएंगे। हमारा प्राइवेटाइजेशन उस लेवल तक आ गया। पहले हमारे यहाँ मकान बनाने के लिए गवर्नमेंट की फर्म्स होती थी, आज इतनी सारी फर्म्स मकान बना रही हैं। आपको अभी मकान चाहिए, आज जाइए और सीधे कैश दीजिए और मकान खरीद लीजिए। अगर आप फाइनेंस कराना है, एक दिन में फाइनेंस अप्रूव होता है और 15 दिन में मकान आपके हाथ में होगा। इतना हम लोगों ने हम प्राइवेटाइज करते चले गए। अच्छा सर, एक बात जो मुझे सुनने को भी मिलती है और जो मैंने अपनी हिस्ट्री की किताबों में पढ़ी है, वो ये पढ़ी है कि जब पार्टीशन हुई थी तब इंडिया के पास ज्यादा इंडस्ट्रीज गई थी और हमारे पास जो थी वो इंडस्ट्रीज बहुत कम आई थी, और जो आई भी थी वो भी उनकी हालत भी जो थी वो खस्ता हाल थी। दैट्स वाई इंडिया जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, ये हमें पढ़ाया गया है। तो सर, इस बात में कितनी सदाकत है ये आप मुझे बताइएगा। मैडम, एक चीज मैं आप छोटी छोटी बातें बताता हूँ आपको। पहली चीज तो पाकिस्तान बना किस चीज पे था? क्या पाकिस्तान डेवलपमेंट के आधार पे बना था? क्या सेक्युलरिज्म पे बना था? इंडिया सेक्युलरिज्म पे बना था। तब इसीलिए कुछ मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज इंडिया में आए थे। हैदराबाद हो या जूनागढ़ हो, ये अपनी मर्जी से इंडिया में आए थे। किसी ने, हैदराबाद में तो थोड़ा फोर्स कर भी यूज करनी पड़ी, लेकिन जूनागढ़ अपने आप इंडिया में आया था, मुस्लिम एरिया था। अच्छा, कश्मीर अपने आप इंडिया में आया था, हमने नहीं बोला था, और कश्मीर इंडिया के साथ सिंस देन आज तक कश्मीर इंडिया के फेवर में है। अच्छा, आगे बात करते हैं। पाकिस्तान के एरिया में जो थी फर्म्स, वो खराब फर्म्स थी, अंडर डेवलप्ड फर्म्स थी, लॉस मेकिंग फर्म्स थी, ऐसा पाकिस्तान क्लेम करता है। लेकिन उसका फायदा क्या है? आपके पास 75 साल हो चुके, 73 साल में आप बहुत कुछ चेंज कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने फैक्ट्री किस चीज की बनाई? आपके पास लेटेस्ट आप वेपन्स खरीदते रहे और इंडिया से लड़ने में इंटरेस्टेड रहे। F-16 आपने खरीदा, क्यों खरीदा भाई? इंडिया से लड़ने की जरूरत क्या थी? तीनों बार लड़ाई शुरू किसने की है? ये बात पाकिस्तान झूठ बोल सकता है कि भाई हमने तो शुरू नहीं की, इंडिया शुरू करता है। एक बार हम लोग लेट्स गो इनटू द हिस्ट्री, नो, क्या 48 में कश्मीर पे हमला किसने किया? कश्मीर तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, उसमें कौन घुसा? 65 में कौन घुसा? 65 में कौन घुसा? पाकिस्तान और इंडिया दोनों के दोनों ब्लेम कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन सच क्या है? एक बार सच पे तो पता लग गया ना। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देख ले। 71 में किसने अटैक किया भैया? अब आप बोलते हो कि हम लोगों ने मुक्ति वाहिनी सपोर्ट की, यार वो इंटरनल मैटर था पाकिस्तान का। मुक्ति वाहिनी को हमने सपोर्ट किया क्योंकि हमारे पास आ गए थे लोग और हमारी मजबूरी थी उनको हेल्प करना। लेकिन किसने एट्रोसिटी की वहां पे? अब ये सारी चीज, अब करगिल में कौन घुसा? हम घुसे थे क्या? नहीं ना। आप इंडिया से लड़ने के लिए सबमरीन खरीद सकते हो, शिप खरीद सकते हो। कितने महंगे प्लेन आते हैं आपको पता है? एक प्लेन की कॉस्ट पे, एक F-16 की कॉस्ट पे पूरे कंट्री को, पूरे पाकिस्तान को प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन दी जा सकती है, मतलब 10th तक पढ़ाई कराई जा सकती है बच्चे को। लेकिन नहीं, F-16 खरीदे जाएंगे। आप अपने प्लान्स
खरीद लेते भाई, आप प्लांट्स बना लेते, दो F-16 कम खरीदते, इंडस्ट्रीज लगाते। आपको मना किसने किया था? आप लोग सर इतना तो कर सकते थे। रेन वाटर, कराची में पानी की कितनी कमी है, नीचे एक्वाफायर में पानी नहीं है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग लग सकता था। इंडिया में अब जितनी भी नई कंट्रीज जितनी भी नई अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, सोसाइटीज बन रही हैं, सब में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है। कराची में ये काम क्यों नहीं हो सकता था? हो सकता था। ऊपर एक पाइप लगता है जो कि नीचे पानी ले जाता है, अब उसमें ऊपर एक फिल्टर लगता है, वो साफ कर देता है पानी को, नीचे चला जाता है। ये सारी चीजें करनी जरूरी है, नहीं की जा रही। पाकिस्तान में हर साल, कराची में हर साल बाढ़ आती है, इतनी बड़ी बाढ़ आई, उसमें बाढ़ का पानी नीचे जा सकता था। आप कम से कम 10 साल के लिए आपके पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, नीचे चला जाता। तो नहीं किया गया। आगे बात करते हैं, जितनी आपकी इंडस्ट्रीज थी उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना था आपको। आपने इन्वेस्टमेंट किस चीज में किया? कितना पैसा कश्मीर के लिए आपका खर्च हुआ है अब तक? जरा कोई इसका हिसाब देगा? उतने में क्या आपके सारे पावर प्लांट्स ठीक नहीं हो सकते थे? क्या उतने में आपकी सारी इंडस्ट्रीज ठीक नहीं हो सकती थी? पैसा इतना बर्बाद क्यों किया गया कश्मीर में? कोई बताएगा? कश्मीर को सपोर्ट कर रहे थे आप, तो बोलते हो ना मॉरली सपोर्ट करते हैं, आतंकवाद टेरर को नहीं सपोर्ट करते। जरा एक बार स्टैटिस्टिक्स तो सामने आए कि क्या हो रहा है। अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए कितना पैसा खर्च किया जा रहा है? वो पैसा खर्च किया जा सकता था मोटरवेज बनाने में। आप अपनी रेलवेज को ठीक कर सकते थे, प्राइवेट को बेच दीजिए, इंडिया को बेचो ना, अभी ठीक करते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं 2 साल में आपके पास बुलेट ट्रेन चल रही होगी। इंडिया को तो हम बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। तो इंडिया की रेलवेज, हमारी रेलवेज की हालत ये होती थी, कोई ट्रेन टाइम पे नहीं चलती थी। हमारी रेलवेज की हालत ये होती थी कि हर महीने 1 एक्सीडेंट 2 एक्सीडेंट होते थे। हमने सुधारा उसको और अपने आप सुधारा, कोई जरूरत नहीं है। 1980s के आप ट्रैफिक कॉर्ड खोल के देखिए ना, इंडिया ने सुधारा ना। पाकिस्तान डज नॉट हैव द बिल। पाकिस्तान को बिल बनानी पड़ेगी कि मुझे सुधारना, वो सुधर जाएगा, कोई बात नहीं है। अगर पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट पैसा खर्च ही करना चाहती है कश्मीर पे, जिससे आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा, जिससे आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो आप कीजिए ना, हथियार भेजते रहिए, टेररिज्म दूसरे के बाद भेजते रहिए। यही चीज, ये बात बेनजीर भुट्टो वाज वेरी सीरियस अबाउट इट कि हम टेररिज्म खत्म कर दें। उन्होंने हामिद गुल को बुलाया था, हामिद गुल को बुलाया था, जो कि ऐसे चीफ थे उस समय। हामिद गुल को बुलाया कि किताब में लिखी हुई बात बोल रहा हूं, मैं वहां नहीं था, किताब में लिखी बात बोल रहा हूं। उन्होंने बोला कि इस टेररिज्म को हम बंद क्यों नहीं कर देते कश्मीर को? तो हामिद गुल ने बोला, मैम ये टेररिज्म पाकिस्तानी आर्मी में 2 एक्स्ट्रा बटालियन रखने के बराबर है। तो ये सोचने वाली बात है। अगर आप पैसा खर्च ही करेंगे गलत चीज पे, आप टेररिज्म को बढ़ाने में पैसा खर्च करेंगे, आप इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप क्या बोलते हैं दूसरे कंट्रीज में हथियार भेजेंगे, तो इससे थोड़ी चल जाएगा यार, इससे नहीं चलेगा। आपके पास 10 चीजें करने के लिए। एक पाकिस्तानी सबमरीन, अगर आप उस सबमरीन के पैसे से आप पावर प्लांट्स लगाए होते तो कितने पावर प्लांट्स लगे होते? ये कोई सोच सकता है? कोई जानता है? कोई जानना चाहता है इसको? एक शिप, लड़ाई तो 1971 के बाद आज तक हुई नहीं है। 2 शिप कम होते तो क्या हो जाता? क्या इंडिया आपके ऊपर अटैक कर देता? आप तो न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। आपके हर प्राइम मिनिस्टर और हर डिफेंस मिनिस्टर और हर होम मिनिस्टर ये बोस्ट करता रहा है कि अब तो हम न्यूक्लियर वेपन कंट्री हैं, अब तो हम इंडिया को मजा चखा देंगे और इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, और ये पाव किलो के बॉम्ब रखे हैं, और ये बॉम्ब हमने इमरान खान की शादी के लिए थोड़ी रखे हैं, बार बार बोलते हो ना। तो आप अपनी आर्मी कट कीजिए। अभी IMF क्या बोल रहा है? यही तो बोल रहा है, आर्मी कट करो, आप आर्मी एक्सपेंडिचर कट करो, और अपने जो आप शिप्स खरीद रहे हो और एयरक्राफ्ट खरीद रहे हो इसको कम करो और अपने डेवलपमेंट पैसा लगाइए। आप सारा पैसा उधर लगा रहे हो। जितनी आर्मी या जितनी डिफेंस आपके पास 1970 में थी, पॉपुलेशन आपकी डबल थी, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों, उसमें आर्मी, अब कंट्री हाफ रह गया, पॉपुलेशन हाफ रह गई, लेकिन आर्मी का साइज कम नहीं हुआ। क्यों कम नहीं हुआ भाई? 71 के बाद आपके ऐसा क्या हो गया? आर्मी का साइज कम होना चाहिए था। जब आपको पहले तो 2 फ्रंट्स पे आप थे, आप एक फ्रंट पर कर रहे हो, आर्मी का साइज क्यों नहीं कम किया गया? ये सारी बातें देखने वाली हैं और पाकिस्तान को समझ में आनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को समझ में नहीं आएंगी। द रीजन बीइंग, पाकिस्तान के लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये आर्मी का डिसीजन है और आर्मी अपने आप को वीक कभी नहीं होने देगी, क्योंकि उनको उनका मिशन इंडिया जीतना नहीं है या इंडिया से लड़ना नहीं है। उनका मिशन, उनके पास इंटरनल मिशंस बहुत हैं, उसके लिए वो एक बड़ी आर्मी चाहते हैं। दैट्स इट।
सर आपने बड़ी अच्छी बात की है। इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ कि अगर हम डिफेंस की बात करें, डिफेंसिव इक्विपमेंट्स की बात करें, तो हमारा आधे से ज्यादा बजट वहीं पर जाता है, और वो डिफेंसिव इक्विपमेंट्स जो है वो हम बाय करते हैं, वो भी हम अपने आप बना नहीं रहे। मेड इन पाकिस्तान का जो है वो उन पर टैग लग नहीं रहा है। सर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आपके यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सर अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो किस तरीके से वहां के लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है कि वहां पर बिजनेसमैन जो है उनकी तादाद बढ़ी है, स्टार्टअप्स की तादाद बढ़ी है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो बन रही हैं? अच्छा, एक बताइए, स्टार्टअप कौन लगा सकता है? इंडिया के जितने स्टार्टअप्स हैं ज्यादातर जो हैं वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं, क्योंकि हमने अपने पिछले 40 साल में हमने अपनी टेक्नोलॉजी पे और अपने इंस्टीट्यूट्स पे और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे अपने पैसा खर्च किया है, पैसा लगाया है, तो हमें रिजल्ट मिल रहा है उसका। पाकिस्तान में मैं जहां बैठा हूं दिल्ली में और एनसीआर में, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली के आसपास के जो 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो दूसरी हरियाणा के और यूपी के, इसमें जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है सारे अगर मैं मिला लूं, काउंट कर लूं, तो इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस पूरे पाकिस्तान में नहीं है। अगर हम इंजीनियरिंग आज 1980 में 4 आईआईटी होती थी, आज मैं काउंट कर रहा था, आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट की, आज मैं काउंट कर रहा था ये नंबर 21 पहुंच चुका है 1980 से। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक होता था, आज वो 18 से ऊपर जा रहा है मेडिकल कॉलेजेस। ये सब मेडिकल कॉलेजेस वो हैं जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के हैं। उन्हें इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस और स्टेट के कॉलेजेस अलग हैं। IIM, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एक लंबी फहरिस्त है कि कहां बने हुए हैं। पहले 4 हुआ करते थे 1980s में, सिर्फ 4 होते थे। हम लोगों ने अपना पैसा वहां लगाया, हम लोगों ने अपना ध्यान वहां लगाया, और उसके बाद हम लोगों को फायदा भी मिलेगा, हम उसके डिविडेंड्स भी लेंगे, नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तान ने अपना पैसा कहां लगाया? पिछले 40 साल में पाकिस्तान ने कितने नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐड किए, कितने नए मेडिकल कॉलेजेस ऐड किए, कितने नए MBA इंस्टीट्यूट ऐड किए? ये पाकिस्तान जवाब खुद देना चाहिए पाकिस्तान को। कश्मीर में हर जिले में हॉस्पिटल है। पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर में क्या है? मेडिकल कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर में मीरपुर में कितने हैं या मुजफ्फराबाद में कितने हैं? कोई जवाब दे दे, पूछा जाए तो। एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है श्रीनगर में, पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं? कुछ नहीं। तो ये डेवलपमेंट, ये सोचने वाली बात है, ये पाकिस्तान को भी समझ में आना चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं, और पाकिस्तान की डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है या इस्लाम ज्यादा? आप इस्लाम पे इस्लामिक आतंकवाद ज्यादा जरूरी है? इस्लाम जरूरी होगा, नो डाउट, रिलीजन है, ठीक है, आपका जरूरी है, लेकिन रिलीजन रोटी नहीं देता ना, ये तो आपको करना पड़ता है ना। ठीक है, जो है करिए, एनीवेज एंजॉय। इकोनॉमी जो है जिस तरह से ग्रोथ करी है भारत ने, नंबर 5 के ऊपर है आप लोग, तो वहां तक का सफर जो है वो कौन सी चीजें ऐसे आपने की जिससे आप वहां तक पहुंचे? और दूसरा भी एक्सपोर्ट भी आपकी जो है मेरे ख्याल है 750 बिलियन जो है वहां तक पहुंच गई है। तो थोड़ा सा सर, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें बगैर किसी अपने नखरे दिखाए या बगैर ये बताए कि हम बहुत बड़ी चीज है, हमें भारत से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, खास तौर पे इकोनॉमी जिसमें इस वक्त हम फंसे हुए हैं। तो सर आप क्या कहेंगे कि किस तरह से वहां तक का सफर हुआ आप लोगों का? देखिए आरजू जी, ये जो सफर हुआ ये बड़ा लंबा सफर है। ये करीब आप पिछले 20-30 साल की मेहनत है, और खासकर लास्ट 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बहुत बड़ी चेंज है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। अगर आप GDP देखें, करीब डबल हो गया। आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें, आप मिलिट्री का इंडिजिनाइजेशन देखें, आप स्पेस को देखें, रिटेल को देखें, फाइनेंस को देखें, हर सेक्टर डबल हुआ है। मतलब फिनोमिनल ग्रोथ की। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा लगाया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाईवेज बनाए गए, डैम्स बनाए गए। हमारे यहाँ कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 8000 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलते हैं, 8000, और अगर वो कोई कंप्लीट हो जाते और बनाए जाते हैं। अगर आप देखें इंडिया ने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया, कितनी इंडस्ट्री ऐड की। अब सबसे ज्यादा पेटेंट अभी जो फाइल हो रहे हैं वो भी इंडिया से हो रहे हैं। अभी इंडिया का 5G रोल आउट जो है वो अगर आप अमेरिकन कंपनीज की CEO की बात से, इट इज मच फास्टर हैपनिंग देन द इवन द अमेरिकन 5G रोल आउट। 6G में हमने 600 से ज्यादा पेटेंट्स ले लिए।
तो मतलब 6G की भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो आपने बड़ा अच्छा विषय छेड़ा है, अभी पीयूष गोयल जी का, मतलब आपकी नजर बड़ी दूर तक रहती है। पीयूष गोयल साहब का भी 1 घंटे पहले एक ट्वीट आया कि उन्होंने बोला था, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, बड़े सीनियर लीडर है, उन्होंने बोला था कि भाई ये मैंने नेशनल टीवी पे बोल चुका था, दिस ईयर आवर एक्सपोर्ट्स विल कॉस्ट $750 बिलियन, $750 बिलियन हम क्रॉस करेंगे। हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता मार्च 31 को, अभी 1-2 दिन बचे हैं साल खत्म होने में, पर आज 1 घंटे पहले गोयल साहब का ट्वीट आया कि वी हैव क्रॉस कर चुके। ये क्रॉस करते हम टॉप 5 एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज में आएंगे। और आरजू जी कहानी यानी कहानी और आगे है। कहानी ये है कि हमारा अभी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ये करीब 11-12% आता है, राइट। जो जर्मनी का लॉजिस्टिक कॉस्ट है इस दुनिया में सबसे कम है, ये करीब 4-4.5% आता है। हम ऑपरेशन गति शक्ति जो प्रधानमंत्री जी का ब्रेन चाइल्ड है उसको इम्प्लीमेंट करें, इसमें फ्रेट कॉरिडोर्स, ट्रांसपोर्ट के लिए कॉरिडोर्स, कोल्ड स्टोरेजेस, कंप्लीट फोकस ऑन स्पीड एंड टाइम, गति शक्ति। फिर भारतमाला सागरमाला प्रोजेक्ट्स है। अब जब गति शक्ति ऑपरेशनल हो जाएगा, इसमें 125 करीब टर्मिनल बनेंगे, पूरे 175 टर्मिनल बनेंगे पूरे देश में, जो अभी प्लान है उसका आगे बढ़े हुए। फिर आपने देखा वंदे भारत ट्रेन, हमने बात की, वो आ रही। फिर हमने कई सारी चीजें देखा। और अभी ये बजट देखेंगे तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश अब की बार के बजट में था इंफ्रास्ट्रक्चर। अब गति शक्ति की मैं आपको बात बताऊं तो लोगों को पता कह रहे हैं अरे गति शक्ति से क्या होगा, जल्दी आ जाएगा। जो हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है दिस विल रीच टू 5.5 to 6%, मैं 5.5% ले लेता हूँ। कहा 11-12% से 5.5%, तो एवरी इंडियन बिजनेस और विल बी वायबल बाय 7 to 8%। और जो टाइम होगा वो कम होगा। भारतमाला सागरमाला प्रोजेक्ट्स हम कई सारे सैकड़ों पोर्ट बना रहे हैं, पोर्ट्स की डेवलपमेंट हो रही, पोर्ट्स में ऑटोमेशन हो रहा, पोर्ट्स में ऑटोमेशन क्रेन्स हो रही है। हमने एक टाइम लिया कि इतने टाइम में हमें अपने, अगर कोई शिप आएगा इतने टाइम में हमें उसको खाली करना है, राइट। बेस्ट ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, 8,000 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है। तो जैसे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, हमारे बिजनेस मोर वायबल होंगे। जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वी कैन एक्सपोर्ट मोर फ्रॉम पोर्ट्स। बाय द टाइम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा हमारे पोर्ट्स बन गए होंगे, राइट। और मेरा ये है, मैं आपको बता दूं, बाय 2030 we'll be exporting $1.5 trillion, $1.5 trillion of goods और $500 billion of services, तो 2 ट्रिलियन में पहुंच जाएंगे। बट इसमें एक पेच है, अभी करीब 18 कंट्री, मैंने आपसे बात की है, किसी और से बात की मुझे ध्यान नहीं, कभी 18 कंट्रीज हैव एग्रीड टू डू रुपी ट्रेडिंग विद अस, ठीक है जी। मतलब उनके साथ बात होगी, सब कुछ एग्रीमेंट्स आर इन प्लेस। 72 कंट्रीज हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट, 72 ये 18 मिला के। मतलब अगर मैं 72 की बात करूं आरजू जी, तो मतलब आधी दुनिया हो गई। अगर अब होगा क्या, देखिए, अब मान लीजिए रशिया से हम तेल ले रहे, उसने हमसे रुपया ले लिया, इंडियन रुपया। अब इंडियन रुपये से वो अमेरिका में सामान तो खरीद नहीं सकता, ना फ्रांस में, ना जर्मनी से। कहां से खरीद सकता है? इंडिया से। और जो हम सामान देंगे, सर्विस देंगे, वो एक्सपोर्ट होगा। अगर ये चीज हो जाती है तो मेरा अंदाजा है बाय 2030 और 32 और 35 विल एक्सीड चाइनाज एक्सपोर्ट्स। कि अगर 72 कंट्रियों के पास इंडियन पैसा होगा, उस पैसे का कहाँ यूज करेंगे? हमसे गुड्स या सर्विस लेने में। जो हमारी नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री है, तो मुझे $2 ट्रिलियन दिख रहा है 2030-32 तक। बट अगर ये वाला 72 कंट्रियों के साथ हो जाता है, इसमें बहुत जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है। आप देख रहे हैं कि खालिस्तानी एक्टिवेट कर दिए गए पूरे दुनिया में, और काफी सारे लफड़े झगड़े हो रहे हैं, और अभी बहुत कुछ होगा। ये शुरुआत है, ये अभी पिक्चर का ट्रेलर भी नहीं है, भी बता दूं आपको। और ये मैं आपके चैनल पे, बाकी नेशनल टीवी पे भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, 6 महीने से 8 महीने से ये होगा, क्योंकि डीडॉलराइजेशन इज एन एस्पेक्ट व्हिच इज हैपनिंग। तो आरजू जी तब ये जाके 3 ट्रिलियन आ जाएगा। और 3 ट्रिलियन अगर हमने चाइना को भी क्रॉस कर लिया, वी माइट इवन क्रॉस चाइना, वी डोंट नो, इट इज अ पॉसिबिलिटी, वी माइट इवन क्रॉस चाइना। वैसे भी अभी 750 बिलियन पे हम टॉप 5 में आ गए। तो अब टॉप 5 हम इकोनॉमी जीडीपी में नहीं है, पीपीपी वाइज वे नंबर 3, टॉप 5 हम एक्सपोर्ट्स में भी आ गए। आज एक और चीज मैं आपको बताऊं, आज हम करीब 5000 एपीआई इंडिया में बना रहे हैं। टोटल 12,000 एपीआई होती है मेडिसिन बनाने का, रॉ मटेरियल। अगर, और हमारा प्लान है कि 2023 तक के एंड तक हमें चाइना से कोई एपीआई नहीं चाहिए होगी। और आरजू जी प्लान ये है कि हमें करीब 8,000 एपीआई बनानी है। अगर 8,000 एपीआई हम यहाँ बना लेते, 1-2 साल और पकड़िए, तो अभी हम बाय वॉल्यूम वी आर द 3rd बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स इन द वर्ल्ड, 3rd बिगेस्ट। अगर ये 8,000 एपीआई यहाँ आ गई तो हम टॉप 1 या 2 भी बन सकते हैं।
अगर आप डिफेंस का इंडिजिनाइजेशन देखिए, हमने सारा डिफेंस का लगभग हम इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनका एक बड़ा विजन है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये हमेशा 50 साल की सोचते हैं, ही नेवर थिंक्स ऑफ टुडे। तो वो जो विजन है वो पर्कुलेट हो रहा, पॉलिसी फॉर्मेशन में वो पर्कुलेट हो रहा, गवर्नमेंट बॉडीज में वो पर्कुलेट हो रहा कि आगे इंडिया को कहाँ चलाना है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ये मानना है कि आज क्या चाहिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 50 साल बाद क्या चाहिए वो लिया। एक अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेल मंत्री हैं, उनका एक मैंने इंटरव्यू देखा था, तो उसमें उन्होंने बड़ा अच्छी बात बोली। बोले एक बार कहीं ट्रेन का टर्मिनल वगैरह बन रहा था, तो हमने प्रेजेंटेशन दी, और प्रेजेंटेशन के देनी पड़ती है उनको, ये नहीं कि हाँ साहब सब ठीक है। कह रहा उन्होंने बोला ठीक है, कह रहा रात को बड़ी देर रात 12-1 बजे या कुछ फोन आया उनका, कहते ये ठीक है जो आपका मॉडल है, पर ये अभी ठीक है, मेरे को वो मॉडल दिखाओ जो 50 साल बाद भी ठीक हो। रेलवे स्टेशन को एक एंटरटेनमेंट जोन बनाओ, मतलब 2 साइड है ना रेलवे के, यहाँ से रेलवे, यहाँ से शहर आ सके, क्योंकि रेलवे स्टेशन शहर के बीचों बीच होता है, इसमें पिक्चर हॉल हो, इसमें सिनेमा हो, इसमें मल्टीप्लेक्स हो। और हमारे यहाँ करीब 8-8.5 हजार रेलवे स्टेशन है, और इंडियन रेलवेज इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनी, सबसे ज्यादा लैंड बैंक्स उनके पास है। तो इस एसेट को लेके तुम कैसे इसको मोनेटाइज करो, इस एसेट को लेके रेलवे को केवल पैसेंजर चढ़ने उतारने का साधन न बना के एंटरटेनमेंट जोन, कमर्शियल ऑफिस, होटल, इसमें 15 इकोनॉमिक एक्टिविटियां कैसे बिल्ड कर सकते हो, कैसे ट्रैक्शन बना सकते हो, और ऐसा मॉडल बनाओ जो 50 साल बाद भी वायबल हो। आज की जरूरत ये वाला मॉडल आपका ठीक है, पर मुझे 50 साल बाद भी जो चले वो चीज बनाओ। जो आज डेवलपमेंट हो रही है, मतलब अब टाइम नहीं है शो पे मेरे पास, तो मैं जो आज डेवलपमेंट हो रही है, जो हम ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, हम रेलवे लाइन बना रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बना रहे हैं। और आरजू जी एक चीज मैं आपको आज प्रेडिक्ट करूं, बहुत जल्दी आप एक ट्रेंड देखेंगे, अगर ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट है तो इंडिया का सबसे बड़ा होगा। अगर जो पंपिंग स्टेशन है, एक मतलब जो पंपिंग स्टेशन जो यूज किया जाता है वो हम सबसे बड़ा बना रहे हैं, वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम सबसे बड़ा दुनिया में बना रहे हैं। तो अब उसमें कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट घुस गया है कि दुनिया में बनाना नहीं है, बट एक लेवल पे बनाना है, कहीं भी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में आना है, टॉप 5 में या टॉप 3 में आना है, ये मानसिकता हो गई है, ये चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी हो गई है, ये विजन आया है लीडरशिप से। और फिर जो हमारे लोग हैं बहुत कर्मठ है, काम करने वाले हैं, और हमारे लोग, हमारे इंस्टीट्यूशंस मिलके अच्छा कर रहे हैं। हमारे स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम बड़ा है, स्टार्टअप्स ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप बहुत है, यूनिटरी एंटरप्रेन्योरशिप बहुत है। और मैं लेकिन सर जी मैं आपको बताऊं, जैसे जे.एंड.के की बात करूं, छोटा सा एक इम्पोर्टेंट है, जे.एंड.के में एक बात देखी गई कि जे.एंड.के में करीब जो ज्यादा डिपेंडेंसी लोगों की, खासकर श्रीनगर वैली में, वो थी गवर्नमेंट जॉब पे या ट्रेडिंग पे। अब वहां पे जो फीमेल पार्टिसिपेशन था वो कम था, तो इस चीज को आइडेंटिफाई किया गया मनोज सिन्हा जी द्वारा, और सेंटर से बात हुई बीजेपी से। अब क्या किया गया, करीब 75,000 हमारी जो माताएं बहनें हैं, 75,000 लेडीज को आइडेंटिफाई किया गया, और उन्हें करीब 970 या 72 करोड़ का लोन मिल भी चुका है फॉर स्टार्टिंग स्मॉल बिजनेस। तो उससे क्या होगा, उनकी डिपेंडेंस नौकरी पे हट जाएगी, बिजनेस, और जो वुमेन का एम्पावरमेंट है वो आ जाएगा। अभी हमारे यहाँ करीब 30-32%, कोई 27 कहता, कोई 32 कहता है, 27 से 32% का एक एवरेज भी लेंगे, 29% करीब वुमेन फोक आर इनटू इकोनॉमी, और इसको हमें 60-70% पे लाना, 60% पे, 50-60-70% पे लाने का प्लान है। तो इन सब चीजों पे एक साथ काम हो रहा है। जो आपको इम्पैक्ट दिख रहा है, इन सब चीजों का इम्पैक्ट दे रहा है। कोई ऐसी चीज नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं है, मतलब कोई जादूगर अपनी टोपी में से खरगोश नहीं निकाल रहा, बट आरजू जी कहीं सारी चीजें एक साथ हो रही है, साइमल्टेनियस हो रही है, कोऑर्डिनेटेड हो रही है, जिसका ये इम्पैक्ट आ रहा है। ये विजन की बात है, यहाँ बात मतलब कोई फॉर्मूला की नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ विजन की बात हो रही है। और ये जो मोदी जी का विजन है, ये अब एक्शन में होता नजर आ रहा है। 8-9 साल हो गए, जो विजन वो 2014 में लाए थे, वो एक्शन में दिख रहा है आपको, विजन ट्रांसलेटिंग इनटू एक्शन एंड टेंजिबल बेनिफिट्स, ये अब दिख रहा है। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन सर लास्ट में मैं ये आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि जब इस किस्म की प्रोग्रेस हो रही होती है, डिफरेंट फील्ड्स में काम हो रहा होता है कंट्री में, तो बीच में कभी राहुल गांधी का कोई सीन आ जाता है, कभी आपके यहाँ वो खालिस्तान का हंगामा मच जाता है। ये चीजें जो हैं, ये कितना नुकसान पहुंचाती है, कितना डैमेज करती हैं कंट्री की प्रोग्रेस को, आपके ख्याल से? देखिए आरजू जी, ये स्पीड ब्रेकर है, और जब स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी चलेगी, गाड़ी तो हिलेगी, इसमें कोई डाउट है नहीं। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा
आज मैं नेशनल टीवी भी बोल चुका हूँ, देखिए अगर 72 कंट्री आपके साथ रुपी ट्रेड करने में इंटरेस्टेड है, अब कितनी 45 होगी नहीं होगी, अगर आप 30-40 से भी कर लिया, देखिए 40-50 कंट्रियों ने अगर रुपी ट्रेड कर लिया तो रुपी एक करेंसी इंटरनेशनल बन जाएगी, रुपी IMF के बास्केट में आ जाएगी। ये बहुत से लोगों को मंजूर नहीं होगा। अमेरिका का वर्चस्व दुनिया में इसलिए चला है, वो डॉलर छापते थे, फिर डॉलर का आउटफ्लो रोकते थे। जब लोकल करेंसियां गिरती थी, डॉलर रिलीज करते थे, इन्फ्लेशन जनरेटेड यूज्ड टू ट्रांसफर टू द लोकल करेंसीज, ये मॉडल था हमेशा से। अगर डॉलर की डिमांड कम होती है, जिसे हम डिडॉलराइजेशन कहते हैं, विच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, और एक ऑल्टरनेट करेंसी आ जाती है, तो बहुत बड़ी कंट्री का वर्चस्व हिल जाएगा, लॉट ऑफ थिंग्स विल शेक। और आप जियोपॉलिटिक्स में इतना बड़ा चेंज लाना चाहोगे तो आपको क्या लगता है, आप पे इम्प्लीकेशन नहीं आएगा? आप पे इम्प्लीकेशन आएगा। यहाँ मैं दूर की बात नहीं करता, अगर आप चाइना की देखें, चाइना मोदी को लेक्सिकॉन कहता है, इमॉर्टल कहता है, चाइनीज लोकल लोग कहते हैं कि एज पर चाइनीज माइथोलॉजी ऐसा बंदा 1000 साल में एक बार आता जो ह्यूमैनिटी को बदलता है। ये चाइना के नॉर्मल लोग आ रहे हैं, आपको आर्टिकल मिल जाएंगे कई सारी जगह, आप डालेंगे तो मैं नहीं तो मैं भेज दूंगा, हमारे यहाँ भी आया था, आपने भी पढ़ा होगा, मैं आई एम वेरी श्योर। तो ये चाइना के कॉमन लोगों की भावना है। तो अब आप देखिए, आगे जो ब्रिक्स का बैंक है, ब्रिक्स का जो डेवलपमेंट बैंक है, वो इतना बड़ा हो गया दैट कैन टुडे गिव चैलेंजेस टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑल्टरनेट डिस्पेंसेशंस बन रहे हैं, ऑल्टरनेट चीजें बन रही है। तो जब ये चीजें बनेंगी तो इसका इम्प्लीकेशन और बैकलैश आएगा, चाहे वो खालिस्तानियों के माध्यम से आए, चाहे वो राहुल गांधी जी के माध्यम से आए, चाहे वो किसी अमेरिकन कांग्रेसमैन का आएगा, स्टेट डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट आएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आएगा, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर। जब आप वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश करते हो, जब आप ह्यूमैनिटी की बात करते हो, जब आप 90% दुनिया की बात करते हो ग्लोबल साउथ में, तो लोग आपसे खफा होंगे, आपसे नाराज होंगे, आपको रोकने की हर कोशिश की जाएगी। और अगर बहुत बड़ा खड्डा है, स्पीड ब्रेकर आए, तो गाड़ी की, जैसे कहते हैं ना, शॉकर भी टूट सकता है, कमानी भी खराब हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। तो अब आप देखिए, मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ। रात को लंदन में प्रोटेस्ट, उसी अगले दिन सैन फ्रांसिस्को में, 2 दिन बाद वॉशिंगटन में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूके में, ये आपको पैटर्न नहीं दिख रहा? बिल्कुल पैटर्न दिख रहा है। और अब हमने यूके की एम्बेसी की थोड़ी सिक्योरिटी के हटा दी, अब उन्होंने स्कॉटलैंड डिप्लॉय कर दिया, पहले क्यों नहीं किया? जब एक 20 लोग आके हमारी एम्बेसी और हमारे तिरंगे का अपमान कर रहे थे, स्कॉटलैंड यार्ड कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में कैसे होने दिया? तो मतलब ये चीजें आप आइसोलेशन में ना देखें। अमेरिका की इतनी औकात है कि पाकिस्तान में घुस के ओसामा बिन लादेन को अबोटाबाद से निकाल के मार देते हैं, पर एक जमीन का टुकड़ा है सैन फ्रांसिस्को में जो भारत का दूतावास है, भारत की एम्बेसी है, आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ये बात, गला खराब है तब भी मेरे हलक में नहीं होता, तब भी ये बात मेरे हलक नहीं हो रहा। कह रहे हैं लंदन में चिड़िया पर नहीं मार सकती, स्कॉटलैंड चाहे तो। स्कॉटलैंड यार कहाँ था? एक्ट क्यों नहीं किया? तो आरजू जी, ये चीजें तो मैं तो खैर बहुत खुल के बोलता हूँ, तो बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि ये चीजें होंगी, और कहीं ना कहीं हम इसके लिए तैयार भी है, तैयार होना चाहिए। राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज जाके कहते हैं, भाई अमेरिका, भाई यूरोप, इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, आपने आंखें बंद कर ली। और उसके इम्प्लीकेशन आज सुबह आपको दिख ही गए होंगे, उसका रिपरकशन भी आपको आज सुबह दिख गया होगा। तो कोई चीज आइसोलेशन में नहीं होती आरजू जी, कोई चीज आइसोलेशन में नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। और खैर हम तो हमेशा से यही चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लोगों ने खास तौर पे इकोनॉमी में आगे बढ़े हैं, तो पाकिस्तान भी कुछ सीख कर और थोड़ा बहुत संभाला ले